इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के लिए आर्मी की तरह काम करता है और हमें इन्वेडर से बचा के रखता है। इन्वेडर्स का मतलब है कि एंटीजन। अब एग्जांपल अगर लें एंटीजन का, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एयर पोल्यूशंस में जो केमिकल्स होते हैं, कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे हमें कॉम्प्लिकेशंस हो, हमारे शरीर को नुकसान पहुँचे, हार्मफुल हो हमारे शरीर के लिए, उसे हम लोग इन्वेडर्स या फिर एंटीजेंस या फिर होस्ट या फिर फॉरेन पार्टिकल्स बोल सकते हैं। उनसे हमें इम्यून सिस्टम बचाकर सुरक्षित रखता है, एकदम सेफ्टी प्रोवाइड करता है इम्यून सिस्टम। इसको इम्यून सिस्टम को हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिफेंस करके रखता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम में जो कोशिका होता है, जो सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम पहले तो क्या कर रहा था कि हमें बचा रहा था प्रॉब्लम से, एंटीजन से। लेकिन कभी कभी क्या करेगा इम्यून सिस्टम कि खुद के ही सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा, खुद को ही चोट पहुंचाना, खुद को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो जब ये करेगा तो फिर हमारे शरीर को प्रॉब्लम्स होंगी, कॉम्प्लिकेशंस होगा, बीमारी होगी। तो जब इम्यून सिस्टम खुद के ऊपर ही अटैक करना जब शुरू करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑटो इम्यून कंडीशन, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ तो बोल सकते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रिएट करता है इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब भी हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि पेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, मसल एक्स होगा या फिर मसल पेन हो सकता है, और फैटिग तो होगा ही, रैसेस होंगे, स्किन रैसेस, डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, और भी बहुत बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी शो करेगा। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। अगर हम लोग यूएसए का डेटा देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर डेटा देखें, तो तीसरा नंबर पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आता है अमेरिका में। सबसे क्रोनिक जो इलनेस है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट है। अगर ओवरऑल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, ओवरऑल वर्ल्ड में, तो 4% जो पॉपुलेशन है वो लगभग 80 डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ से अफेक्टेड रहते हैं। और ये जो नंबर है 4% का, ये ईयर वाइज बढ़ते ही जा रहा है। 2024-25 में 6 या 7 मतलब 8 के आसपास हो जाएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर हम लोग इसको मतलब कि देखें अगर कि कॉमन डिजीज़ क्या हो सकते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर जो आते हैं कॉमन डिजीज़, तो जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में भी कई तरह के टाइप्स होते हैं। तो उसमें जो टाइप 1 होता है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर ल्यूपस, या फिर क्रोन्स डिजीज़, सोरियासिस हो सकता है, या फिर स्क्लेरोडर्मा भी हो सकता है। ये सब कॉमन डिजीज़ हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। अगर हम लोग देखें इसका कॉजेज़ का कि क्या कारण है जिसके वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, तो कॉजेज़ जो है कारण, वो कम्प्लीटली डिस्कवर अभी नहीं हुआ है। तो बस हम लोग मतलब कि रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कुछ सर्टेन मेडिकेशंस हैं कि जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो सकता है, स्टेटिन्स मेडिसिन जो है उसके वजह से हो सकता है, ब्लड प्रेशर में जो मेडिसिन यूज किया जाता है वो भी हो सकता है। ये सब जो मेडिसिन है ये एक्सेसिव यूज करने की वजह से कॉजेज दिखाता है। तो ये सब जो मेडिसिन से ये क्या करते हैं कि इम्यून सिस्टम को कन्फ्यूज कर देते हैं, और जब इम्यून सिस्टम कन्फ्यूज हो जाएगा तो खुद के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देगा, तब जाके ऑटो इम्यून डिजीज़ होगा। सेकंड अगर देखें तो जेनेटिक्स हो सकता है कि अगर पास्ट में आपके फैमिली में किसी को था तो शायद वो आपको भी हो सकता है। तो ये फैमिली में होता है जेनेटिक्स। इन्फेक्शंस के वजह से हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस। स्मोकिंग में भी हो सकता है, जैसे सिगरेट, टोबैको, और भी जितने तरह का भी स्मोकिंग होता है वो भी कॉजेज है। अगर देखा जाए तो एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, अगर आप टॉक्सिन्स के साथ एक्सपोज होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशंस में जो केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, उसकी एक्सपोजर होने के वजह से भी ये हो सकता है। ओबेसिटी है एक मेन, ओबेसिटी,
और अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो डाइट की वजह से भी हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट का बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है, कौन सा आपको बीमारी हुआ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन सा ऐसे बीमारी हुआ है, उसके हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, आपको ट्रीट करता है सिम्टम्स देखकर, बीमारियां देखकर। और अगर मेनली जो मतलब कि कॉमनली जो मेडिसिन यूज किया जाता है वो हो सकता है कोर्टिकोस्टेरॉइड या फिर इम्यूनो सप्रेसिव दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड जो इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है उसको, उसके पेन को रिड्यूस करने के लिए ये दिया जाता है। एक्सरसाइज ट्रीटमेंट में है कि साथ ही साथ एक्सरसाइज करना सही रहता है, हेल्दी डाइट लेना सही रहता है, और टाइम टू टाइम सोना भी, स्लीप भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में यही है, बस ज़्यादा कुछ उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि इसको उतना डीपली पढ़ना है। बस समझना है कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए, क्या ऐसा स्टेप ले सकते हैं, और ये भी समझना है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना, हाइजीनिक रहना है, और ज़्यादा कुछ मतलब कि डिप्रेशन टाइप का कुछ नहीं सोचना है, ना ही फ्रस्ट्रेट होना है, और डाइट वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह टाइम टू टाइम करते रहना है ताकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बचा जा सके। क्योंकि ये टाइम टू टाइम जैसे ही आगे बढ़ रहा है, जैसे कि नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद और भी ज़्यादा परसेंटेज हो जाएगा, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। उसके अफेक्टेड जितने भी पीपुल हो रहे हैं, पहले कम था और अभी प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा हो गया है, फिर आने वाला टाइम में और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना है।